नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। ब्लूप्रिंट का वीडियो हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है और उसी ब्लूप्रिंट पर आधारित ये मॉडल प्रश्न पत्र आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि जो मुख्य बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इसी मॉडल प्रश्न पत्र की भांति ही प्रश्न पत्र आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, टाइम का मैनेजमेंट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर हमें किस ढंग से दें ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज प्राप्त हो सके। अब मैं इस प्रश्न पत्र का स्टार्ट करता हूं। इसमें पहले हम आपको बता दें कुछ सामान्य दिशा निर्देश। इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमें दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। साथ में हमें उत्तर पुस्तिका दे रखी, उसमें ही सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण बात, ये जो चौथा बिंदु है इसमें आप समझ लीजिए कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें अ, ब, स, द या 1 2 3 4 पार्ट हैं तो उन सभी पार्ट्स को एक साथ में करना है, अलग अलग नहीं कर सकते। इसके साथ में हमें एक और महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है कि प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि और विरोधाभास होता है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को सही मानना है। हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वो सही होगा। अंग्रेजी और हिंदी क्वेश्चन के अंदर दोनों में यदि डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई त्रुटि नजर आ रही है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा। अब हम इस प्रश्न पत्र के प्रथम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, वैसे मैंने यहां पर आंसर आपको दिखा रखे हैं, फिर भी मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं जो कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पराविद्युत पदार्थ होते हैं। तो पराविद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा। फिर पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 9 पार्ट यहां पर हमें दे रखे हैं। तो इसके तीसरे पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। हमें कार्बन प्रतिरोध दे रखा है और उसमें हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम जो बी रॉय वाला फॉर्मूला में यहां पर लगा रहा हूं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो यहां से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन इस तरीके से है। तो पहला जो रंग है वो रेड है। तो इसका जो गुणक होता है, सार्थक अंक होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनके सार्थक अंक होते हैं। तो पहला रंग है लाल, तो इसका जो गुणक है, सार्थक अंक है वो है 2, तो प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर जो दूसरा रंग है वो है पीला जो कि 4, तो यहां पर हम रख देंगे 4। फिर गुणा में तीसरा जो अंक है वो भूरा, मतलब 10 की घात 1 यहां पर आ जाएगा। फिर हमें दे रखा है अंतिम कलर सुनहरा, जिसके लिए सहायता होती है ±5%। तो यहां से इसको हम 240 ±5% लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन द में है। ऑप्शन द इसका सही होगा। इसके चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथे पार्ट में हमें कहा गया है कि एक विद्युत आवेश Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है, आवेश प्रकार चुंबकीय बल होगा। तो देखिए, कोई बल है जो आवेश Q पर QVB sin थीटा के रूप में लगता है। हमें यहां पर कहा गया है कि जो आवेश है वो V वेग से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। तो V और B के बीच का जो एंगल है वो 0,
तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का जो मान है वो होता है 0, तत्पश्चात जो बल है वो 0 होगा। तत्पश्चात जो बल की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो यहां पर इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 होगा। फिर हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें इसके 5वें पार्ट में बताया गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यह नियम दिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी के। ये फेराडे के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है, तो ये फेराडे के द्वारा दिया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें इसके छठे पार्ट में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बता रखा है, जो कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्य फलन तथा उसको मिलने वाली गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो इसमें बी पार्ट सही होगा। फिर हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हमें बता रखा है कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 व 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें द्रव्यमान संख्याएं दे रखी है A1 तथा A2, A1 3 और A2 हमें दे रखा है 81। देन हमें पूछा त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 अपॉन R2 बराबर R0 1 की घात 1/3। इसी प्रकार से R0 A2 की घात 1/3, तो यहां से A1 बट्टे में A2 की घात आ जाएगा 1/3। तो A1 और A2 का मान है 3 बट्टे में 81 की घात 1/3 बराबर 1/27 की घात 1/3। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 3, फिर उसकी घात है 1/3। तो यहां से 1:3 निकल कर आ जाएगा। तो 1:3 इसमें जो स ऑप्शन है वो सही होगा, 1:3 सही होगा। फिर देखिए अगले पार्ट में हमें पूछा है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। ग्राही अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है, और जो कि इंडियम यहां पर ग्राही अशुद्धि होती है। फिर इसके अगले पार्ट की ओर, निम्न में से सार्वत्रिक गेट है। लॉजिक गेट्स में से क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ये तो मूल तार्किक द्वार होते हैं एंड और नॉट, जबकि सार्वत्रिक गेटों में नोर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, ये सार्वत्रिक गेट होते हैं जिसमें यहां पर हमें नोर दे रखा है, तो नोर यहां पर सार्वत्रिक द्वार होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इस प्रश्न पत्र के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए कि समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान निर्वात में है C0, प्लेटों के बीच में K पराविद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरने पर धारिता का नया मान K C0 हो जाएगा। देखिए ये जो मान है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ है वो भी समझ लीजिए आप। ये मान हमें कैसे प्राप्त होता है, तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d के इक्वल होती है, और जब इनके मध्य कोई माध्यम भर दें तो यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, और माध्यम की विद्युतशीलता के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट हम K पुट कर देंगे, A एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर ये C नॉट आ जाएगा, तो C नॉट K यहां पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, धारिता की वैल्यू होगी। फिर देखिए अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है रो बराबर रो जीरो एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन में KT। तो यहां पर Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल, K बोल्ट्जमान नियतांक और T यहां पर ताप है। यदि इस ताप का मान बढ़ाएंगे तो ये जो मान है पूरा का पूरा वो घट जाएगा। प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटती है, तो यहां पर तो चाहे तो चरघातांकी रूप से घटती है भी लिख सकते हैं। इसके तीसरे पार्ट की ओर देखिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा था कि जो जेनर डायोड होता है वो एक वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम करता है, तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए,
तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जो हमें पूछा गया है उनका हम एक एक करके अब आंसर देने वाले हैं, सॉल्यूशन बताने वाले हैं हम आपको। तो अब यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए परिपथ चित्र बनाइए। हमें तो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर पहला पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है कि विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना का परिपथ चित्र। तो ये जो ए से लेकर सी तक है ये मैंने परिपथ चित्र बना दिया है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ए से लेकर सी तक जो आप देख रहे हैं ये विभवमापी तार है और यहां पर हमने ये प्राथमिक परिपथ जोड़ दिए जिसमें एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और इसके ए सिरे से हमने दो प्राथमिक सेल जोड़ दिए जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। दोनों के ही धनात्मक सिरे ए से जोड़ने हैं, ऋणात्मक सिरों को हम एक द्विमार्गी कुंजी से और द्विमार्गी कुंजी को एक धारामापी से और धारामापी को एक विसर्पी कुंजी से संयोजित करना है। तो ये है परिपथ चित्र। फिर इसके अगले पार्ट में देखिए हमें क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करोगे। तो विद्यार्थियों, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हमें देखिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना है। तो ये हमारे पास में धारा मापी है और इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में यदि हम उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो ये जो व्यवस्था है अब ये इसको हम वोल्ट मीटर कहेंगे। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में, जैसे ए और बी बिंदुओं के सिरों का विभवांतर मापना है तो इसके समांतर क्रम में हम इस वोल्ट मीटर को संयोजित कर देंगे और वोल्ट धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो भी देख लीजिए। हमें पूछा गया है कि निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी व सी डी के बीच एक छड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी। हम आपको बता दें कि जब N सिरा इसके नजदीक आता है तो ये वाला जो फलक होता है, सॉरी S सिरा इसके नजदीक आ रहा है, ये दो कुंडलियां हैं ए बी तथा सी डी, और जब S सिरा इसके नजदीक आएगा तो ये वाला जो फलक है इसका S की भांति काम करेगा। और यदि कोई फलक S की भांति काम करता है तो उसमें धारा है वो दक्षिणावर्ती दिशा में प्रवाहित होती है। यह है दक्षिणावर्ती। तो इधर से हम देख रहे हैं तो इसमें से जब धारा दिखेगी तो वो दक्षिणावर्ती दिखाई पड़ेगी। और ये जब N सिरा इधर दूर जा रहा है तो ये वाला जो फलक है इसका N की भांति काम करेगा और ये वाला फलक S की भांति काम करेगा। सॉरी, ये S की भांति काम करेगा क्योंकि ये दूर जा रहा है तो ये दूर इसको जाने नहीं देगी, इसको आकर्षण बल से बंधे रखने का प्रयास करती है और ये फलक N की भांति काम करता है। और यदि कोई फलक N की भांति काम करता है तो उसमें दिशा, धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, वामावर्त दिशा में धारा का प्रवाह होगा। तो इसमें हमें पूछा है कि बाईं ओर से, यहां से देखने पर बाईं ओर इधर हो गया, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्ती किसमें होगी तो इस कुंडली में होगी। तो कौन सी कुंडली में होगी? कुंडली ए बी के अंदर वामावर्ती दिशा में धारा का प्रवाह होगा। कुंडली ए बी के अंदर धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखिए कि कण की तरंग प्रगति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्य की तरंग प्रगति का समर्थन करता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का ही जो पांचवा पार्ट है वो पूछा है कि एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग धैर्य कम होगी। देखिए कि डी ब्रोगली तरंग धैर्य का हम फॉर्मूला जानते हैं, लैम्बडा बराबर होता है H/P और इसे हम H/2m के भी पुट कर सकते हैं, जहां पर m द्रव्य कण का द्रव्यमान के उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये जो फॉर्मूला है हम प्रोटॉन के लिए लगाएं तो लैम्बडा p इक्वल टू यहां पर H/2m/P आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए गतिज ऊर्जा दोनों पार्टिकल्स की समान है, गतिज ऊर्जा समान है तो मैंने इसके लिए भी गतिज ऊर्जा k लिखी है। फिर अल्फा कण की तरंग धैर्य लिखी है तो लैम्बडा अल्फा बराबर H/2m अल्फा के, दोनों की गतिज ऊर्जा को कैसे लिख दिया, इसके द्रव्यमान को mp से, इसके द्रव्यमान को m अल्फा से, दोनों को रेशियो फाइंड आउट कर लिया।
तो एच से एच कैंसिल हो गया, कैसे के कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 में एम अल्फा अपॉन में एम पी आ गया। हम ये जानते हैं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम। इसका द्रव्यमान कम तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी लैम्ब्डा अल्फा भी क्या होगी, कम होगी। तो लैम्ब्डा अल्फा है वो कम होगी, अल्फा कण की जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होगी। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन के अंतिम पार्ट की ओर। तीसरे क्वेश्चन के अभी अंतिम पार्ट से पहले देखिए अभी छठे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नाभिक के विखंडन एवं नाभिक के संलयन में अंतर लिखिए। तो देखिए नाभिक के विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिक के संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके 7वें पार्ट में देखिए हमें पूछा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में ग्राफ खींचिए। तो एक तरफ हमने ले लिया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, दूसरी तरफ हमने ली है द्रव्यमान संख्या। दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सभी के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक आती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हमने लिखा है। इधर हमने द्रव्यमान संख्या को लिखा है, ये 50 है, 100 है, 150, 200, 250। तो यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन के लिए सबसे कम होती है, फिर हीलियम के लिए ज्यादा, फिर लिथियम के लिए कम, फिर बोरोन के लिए, बेरिलियम के लिए अधिक, बोरोन के लिए कम, कार्बन के लिए ज्यादा। जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज में होती है उनकी अपने पास वाले नाभिक की तुलना में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है। और जो आयरन है उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य होती है उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होती है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन के अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो अंतिम पार्ट है वो देखिए हमें क्या कह रहा है कि चित्र P व सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। हमें एक इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है और हमें ये पूछा है कि ये कौन सा तार्किक द्वार का प्रतीक चिन्ह है। तो ये विद्यार्थी और गेट का प्रतीक चिन्ह है, ये हमें दे रखा है। और ये पूछा है किसका प्रतीक चिन्ह है, तार्किक द्वार का नाम लिखिए। तो ये और गेट का है। कौन से गेट का है विद्यार्थियों, और गेट का है। अब यहां पर हमें एक टेबल भी दे रखी है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये पहला है चित्र और ये सारणी है। तो इस सारणी को देखकर हमें इसके तार्किक द्वार को पहचानना है, कौन से तार्किक द्वार के लिए सारणी है। तो यहां से आप देखिए कि जब हम जीरो निवेशी संकेत देते हैं तो हमें निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। फिर 0 1 देते हैं तो भी 1, 1 0 देते हैं तो भी 1, 1 1 देते हैं तो 0। तो ये जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट के गुणन का प्रतिलोम होता है। तो यहां पर नैंड गेट में ये इसी प्रकार से होता है। तो ये नैंड गेट होता है, नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी होती है विद्यार्थियों। तो ये तो था पहला सेक्शन। अब हम दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सेक्शन के अंदर हमें थोड़े से क्वेश्चन बड़े पूछे जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन से कौन कौन से हैं। सेक्शन बी की ओर हम बढ़ रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर हमें पूछा है कि बिंदु आवेश के कारण आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन में बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव पूछा है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक बिंदु आवेश यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया और इससे स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक अन्य आवेश लेंगे Q0 और उस अन्य आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे। लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो कार्य हम ज्ञात कर लेंगे, फिर विद्युत विभव की डेफिनेशन से हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इस आवेश Q0 को dx विस्थापन देते हैं। तो dx विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। ये जो dx विस्थापन है वो बिंदु A पर दिया जा रहा है जो कि आवेश से अक्ष दूरी पर मौजूद है। तो देखिए आवेश Q0 को अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य। तो dw बराबर हो गया
एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर बराबर एफ डीएक्स कोस 180। क्योंकि हम इस आवेश को ला तो रहे हैं इधर और इसको बल लग रहा है इसकी विपरीत दिशा में, तो विस्थापन इस दिशा में जबकि बल इस दिशा में, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तत्पश्चात मैंने यहां पर कोस 180 डिग्री लिखा है क्योंकि एफ और डीएक्स दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। कोस 180 का मान होता है -1, तो समीकरण 1 के अंदर आ गया हमारे पास में डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डीएक्स आ गया। अब ये जो आवेश है, इस आवेश पर बिंदु ए पर लगने वाला बल, तो बिंदु ए पर आवेश Q व Q0 के मध्य बल, तो बल कूलाम के नियम से हमने लिखा है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q0, R की जगह यहां पर है अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर हो गया। इस F की वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास में माइनस में K Q Q0 अपॉन अक्ष स्क्वायर dx आ गया है। ये तो आ गया है dx विस्थापन देने में, अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना है। अब हम आवेश Q0 को कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, बिंदु P तक लेकर आएंगे, तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसके लिए आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। अनंत से R तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट है ये माइनस का साइन पढ़ाई है, K Q0 अपॉन अक्ष स्क्वायर dx पढ़ाई है। कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। अक्ष स्क्वायर जब बट्टे से ऊपर जाएगा तो अक्ष की घात आ गई हमारे पास में माइनस में 2 आ गई है। अब देखिए आगे देखेंगे कि K Q Q0 बाहर है ही, अक्ष की घात -2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अक्ष की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1। लिमिट यहां पर मैंने पुट कर दी है अनंत से R तक। हमने यहां पर फॉर्मूला ये वाला लगाया है, अक्ष की घात n का इंटीग्रेशन होता है अक्ष की घात n+1 बट्टे में n+1 + c। यहां पर प्लस में c इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर तो ये निश्चित समाकलन है, तो लिमिट्स यहां पर लगी हुई है, तो लिमिट्स हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर अक्ष की घात -2 + 1 हो रह गई -1, यहां पर -2 + 1 रह गई -1, फिर इस माइनस को इससे गुणा किया तो ये तो हो गया प्लस, अक्ष की घात -1 जब बट्टे से नीचे जाएगी तो प्लस में 1 हो गई। लिमिट अब इसमें हम पुट कर देंगे अपर लिमिट r, तो अक्ष के स्थान पर 1/r आ गया, फिर माइनस में अक्ष के स्थान पर लिमिट रखेंगे तो 1/ अनंत आ गया, 1/ अनंत होता है 0, तो w बराबर आ गया K Q Q0 अपॉन R। यह आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो हमें क्या कहती है कि V बराबर होता है W अपॉन में Q0, कि आप एक आवेश है Q0 और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो किया गया कार्य है वो W करना पड़ता है, तो ये होता है विद्युत विभव की डेफिनेशन। तो इसमें हम W का मान पुट कर देंगे K Q Q0 बट्टे में R, Q0 को इसमें भाग लगा देंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, K Q अपॉन में R आ गया, तो V बराबर आ गया 1/4πε0 Q बाई R, क्योंकि K का मान होता है 1/4πε0। तो ये आ गया है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक सूत्र, और V और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें कहा गया है कि दिए गए चित्र में A व B के मध्य संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इनके बीच में हमें 3 संधारित्र C1, C2 और C3 जुड़े हुए हैं। C1 का मान 5 माइक्रोफेरेड, C2 का मान 5 माइक्रोफेरेड, C3 का मान 10 माइक्रोफेरेड है। अब यहां पर आप गौर करके देखेंगे कि C1 और C2 दोनों ही समांतर क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता है C1 और C2 की तुल्य धारिता है 5 + 5 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अब इन दोनों के स्थान पर हमने लगा दिया C' का मान है 10 माइक्रोफेरेड, C3 का मान है 10 माइक्रोफेरेड। ये दोनों है समांतर क्रम में, ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों की तुल्य धारिता हम यहां पर ज्ञात करेंगे, तो 1/C बराबर 1/C' प्लस में 1/C3 बराबर C' की वैल्यू है 10, C3 की वैल्यू है 10 लघुत्तम आ गया, 1 + 1 बट्टे में 10, 2 बट्टे में 10, 1 बट्टे में 5, C का मान आ गया 5 माइक्रोफेरेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें देखिए क्या कहा गया है। छठे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत वाहक बल में दो अंतर लिखिए। कम से कम हमें दो यहां पर डिफरेंस पुट करने हैं। तो देखिए कैसे, सेल की विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन दे देंगे, टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन देंगे। तो सेल की विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन क्या है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य और आंतरिक परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने में जो भी काम करना पड़ता है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? सेल के बाह्य परिपथ में बाह्य भाग में किसी प्रति एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये तो एक अंतर हो गया। फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो प्लेटों तथा विद्युत अवगड़े की प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्लेट किस प्रकृति की बनी हुई है, कौन से पदार्थ की बनी हुई है, विद्युत अवगड़े किस प्रकृति का बना हुआ है, किस मैटर का बना हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। जबकि सेल की टर्मिनल वोल्टता प्लेटों और विद्युत अवगड़े की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये हमारे पास में दो डिफरेंस आ चुके हैं। इस सेक्शन का अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये पूछा है कि ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए विद्यार्थियों कि मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल एस का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक मीटर सेतु दे रखा है ए से लेकर सी तक। इसमें ये रेजिस्टेंस बॉक्स में 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अज्ञात प्रतिरोध एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि संतुलित लंबाई हमें 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल आर का मान 4 ओम दे रखा है, एल की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है, एस का मान हमें ज्ञात करना। और मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है एस बराबर 100 - एल अपॉन में एल इंटू में आर। तो यहां पर एल की वैल्यू पुट कर दी हमने 40, आर की वैल्यू पुट कर दी 4, 100 - 40 आ गया 60, 60 बट्टे में 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। तो एस का जो मान है वो हमें मिल चुका है 6 ओम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो इसी सेक्शन का 8वां जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि एल लंबाई के एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत रेखीय चाल v से गतिमान है। यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एल लंबाई के एक चालक छड़ ले ली है PQ और इसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में रख दिया है। एक बार इस डायग्राम को आप लोग समझ लीजिए कि हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर लगाया है। यहां से P से लेकर Q तक एल लंबाई की चालक छड़ है और ये इस डायरेक्शन में v वेग से गति कर रही है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस चालक छड़ के अंदर यदि कोई आवेश है स्मॉल q, तो उस आवेश पर एक बल काम करता है, चुंबकीय बल, जो कि Fm बराबर q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के इक्वल होता है। अब जब इस आवेश के ऊपर बल लगेगा तो जो आवेश हैं वो इनके एक सिरे पर, जैसे इसमें आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है और उस चुंबकीय बल के कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो P से Q की ओर गति करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, ऋणावेश यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो यहां पर धनावेश आ गया, यहां पर ऋणावेश आ गया, तो दोनों सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिख सकते हैं, दोनों सिरों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम Fe बराबर Q इंटू E से लिख सकते हैं। तो ये बिंदु P और Q के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण से आवेश के ऊपर लगने वाला बल है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इन दोनों पर जो आवेश है उस पर लगने वाला जो बल है वो साम्यावस्था की स्थिति में होता है, कुल बल 0 होता है। और कुल बल जब 0 होता है तब देखिए विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग 0 होगा। विद्युत बल है QE और चुंबकीय बल है Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और इन दोनों का योग है 0। तो यहां से इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर बराबर आ गया माइनस में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यदि मैं इसका परिमाण लिखूं तो VE बराबर आ गया VB।
क्योंकि V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत हमने लिए ही थे। अब देखिए कि छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि कार्य बट्टे में आवेश के इक्वल ही होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, क्योंकि जो विस्थापन है वो छड़ की लंबाई के इक्वल होता है। तो F इंटू एल बट्टे में Q। F बराबर हमारे पास में है QE, यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, E इंटू एल आ गया। E का मान कितना है? VB के बराबर है, तो VB मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो फाइनली जो E का मान है वो BLV के इक्वल आ चुका है। विद्यार्थियों, इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से शून्य तक गिर जाती है। 5 एम्पियर से कहां तक गिर जाती है? शून्य तक गिर जाती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। हमें यह बता रखा है कि 0.1 सेकंड का समय है, उसमें धारा का मान 5 से 0 हो जाता है। तो अंतिम धारा में से प्रारंभिक धारा घटाएंगे तो धारा में परिवर्तन -5 एम्पियर का हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या पूछा है? E बराबर होता है किसी कुंडली में स्वप्रेरण के कारण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। E बराबर होता है माइनस में L डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। तो यहां से L बराबर आ गया माइनस में E बट्टे में डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। तो माइनस का साइन ये पढ़ाइए। E का मान है 100, डेल्टा I का मान माइनस में 5, डेल्टा T का मान 0.1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.1 बट्टे से ऊपर चला गया। तो 0.1 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, 10 बट्टे में 5 रह जाएगा। तो 10 बट्टे में 5 2 हेनरी हमें प्राप्त हो जाएगा। इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमें 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। इस पर आधारित किन्हीं 2 घटनाओं के नाम भी हमें पूछे हैं। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में ही होता है। और जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं में हमने मृग मरीचिका लिखा है, हीरे का चमकना लिखा है, प्रकाशिक तंतु भी इसी पर ही आधारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में हमें एक एक करके 3 डिफरेंस यहां पर बताने हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर जल की बूंद में प्रकाश का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में जल की बूंद में 2 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर? दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर लाल से बैंगनी होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में नीचे वाला कलर होता है बैंगनी, और बैंगनी से क्रम VIBGYOR ऊपर वाला रेड होता है, जबकि इसमें इनका क्रम विपरीत होता है, उल्टा होता है। देखो कैसे, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर बैंगनी से लाल होता है, VIBGYOR के अकॉर्डिंग इनका क्रम होता है। ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो द्वितीयक इंद्रधनुष से नीचे बनता है। ये 37 से 40 से 43 डिग्री के एंगल पर फैला रहता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष 50 से 53 डिग्री के कोण तक फैला रहता है। अब हम इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। F और R के मध्य हमें संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हम यहां पर देखिए क्या क्या कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमने ले लिया एक गोलीय दर्पण। लैंग्वेज आपको इसी तरीके से ही लिखनी है जैसे हमने आपके सामने पुट कर रखी है। मैं आपको समझा देता हूं यहां पर कि ये हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ये इसका ध्रुव है और इसकी मुख्य अक्ष के समांतर ये हमने कोई प्रकाश की किरण आपतित करवा दी है।
इसके लिए जो अभिलंब है एन एंड ए से हमने दिखाया जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण थीटा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण भी थीटा। देखिए यदि ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये जो लेंस है दर्पण है, इससे ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास से गुजर रही है, पास में आकर आपतित हो रही है, इसलिए यहां से इसके ऊपर जब लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर तो ये लगभग बिंदु P पर ही हम कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए मैं यहां पर ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं CMP, ये वाला CMP, इसमें हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, तो इसमें लंब तो हो गया MP, आधार हो गया CP, तो tan थीटा बराबर आ गया MP अपॉन में CP। और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं और थीटा बराबर आ गया हमारे पास में MP अपॉन में CP। इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से आप देखिए अब हम लेकर चल रहे हैं FMP, ये वाला ट्राइंगल हम लेकर चल रहे हैं। FMP के अंदर भी tan 2 थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, लंब यहां पर है MP, आधार है FP, और जब थीटा बहुत छोटा है तो 2 थीटा भी काफी छोटा रहेगा और tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा बराबर आ गया है MP अपॉन में FP, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2 गुणा में MP अपॉन में CP, क्योंकि MP अपॉन में CP उठाकर यहां पुट कर दिया है। MP से MP कैंसिल हो गया, FP बराबर आ गया, CP को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए तो FP बराबर आ गया CP अपॉन में 2। चिन्ह परिपाटी हम यहां पर पुट कर देंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, देन यहां पर हमारे पास में दोनों ही तरफ नेगेटिव साइन आएंगे, कट जाएंगे, F बराबर R/2 आ जाएगा। F बराबर हमें क्या मिल चुका है, चिन्ह परिपाटी जब हम पुट करेंगे तो R/2 प्राप्त हो जाएगा। इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेमी व 8 सेमी है। इनकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। हमें अभिदर्शक जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 192 सेंटीमीटर दे रखी है, नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और किसी दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस में FO अपॉन में FE के इक्वल होता है, तो माइनस में 192 अपॉन में 8 आ जाएगा, और जब हम भाग लगाएंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास में। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 24 होती है, किसी बिंब को 24 गुना बड़ा करके दिखाता है। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी भी हमें पूछी है। क्वेश्चंस को विद्यार्थियों आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझना है कि क्या क्या पूछा। आवर्धन क्षमता पूछी है, दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो L बराबर होता है FO का मोड और FE दोनों के मोड का योग, तो 192 प्लस 8 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात 2 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या क्या पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक व नियंत्रक छड़ों का कार्य लिखिए। हमें मंदक का कार्य बताना है, शीतलक का भी बताना है और नियंत्रक छड़ों का भी कार्य बताना है। तो देखिए मंदक का काम क्या होता है, नाभिक के भट्ठी के अंदर जो विखंडन की घटना होती है उसमें जो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो विखंडनीय पदार्थ के नाभिक में चला जाता है, उसका विखंडन नहीं कर पाता। तो विखंडन करने के लिए उनकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और वेलोसिटी कम करने के लिए ही मंदकों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर उपयोग लिखा है, कार्य लिखा है कि नाभिक की भट्टी में विखंडन की घटना से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की ऊर्जा अत्यधिक होती है, जिन्हें यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए मंदकों का प्रयोग करते हैं ताकि वो आगे भी विखंडन कर सकें। शीतलक का काम क्या है समझ लीजिए। शीतलक क्या करता है, विखंडन अभिक्रिया में जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पदार्थों को हम उपयोग में लेते हैं जिन्हें हम शीतलक कहते हैं। भारी जल, सामान्य जल, भाप का उपयोग शीतलक के रूप में हम करते हैं। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा नियंत्रक छड़ों का कार्य।
तो नाभिक के भट्टी के अंदर जो विखंडन की क्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए हम नियंत्रक छड़ों का उपयोग करते हैं, और नियंत्रक छड़ों के रूप में हम कैडमियम को काम में लेते हैं, क्योंकि जो कैडमियम होता है वो न्यूट्रॉन का एक अच्छा अवशोषक होता है। तो अभिक्रिया को बढ़ाने की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कितनी होगी। हमें यह बता रखा है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभ वाले नाभिकों से 6.25% रह जाती है। तो प्रारंभ में तो 100% थी, और टी समय बाद में, जो कि टी का मान है 6 घंटे, 6.25% रह गई है। हम देखिए एक रिलेशन जानते हैं, हमारे पास में एक रिलेशन होता है n अपॉन में n0 बराबर 1/2 की घात n। तो यहां से n का मान तो है 6.25%, n0 का मान है 100%, तो 1/2 n। ये जो n है वो अर्धायु कालों की संख्या होती है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, तो देखिए यहां से इसमें 4 बार में चला गया, इसमें 25 बार में चला गया, 25 का इसमें फिर से 4 बार में चला जाएगा, तो 4 × 4 16 आ गया। इस 16 को मैं 1/2 की घात 4 लिख सकता हूं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n बराबर हमारे पास में 4 आ जाएगा। n बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो कुल समय होता है वो अर्धायु कालों की संख्या इंटू अर्धायु काल के बराबर होता है, तो अर्धायु काल बराबर आ गया T/n। कुल समय 6 घंटे, अर्धायु कालों की संख्या 4, 6/4 का मतलब हो गया 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये था दूसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमें देखिए 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली दे रखी है, और ये जो कुंडली है वो इस कागज के तल के लंबवत रखी हुई है, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। अब इसकी जो अक्ष है उससे अक्ष दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु पर, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बायो सावर्ट के नियम को लगाते हुए ज्ञात करनी है। लैंग्वेज में जो बोल रहा हूं वही इसमें लिखी हुई है। जो कुंडली है उसकी रेडियस कैपिटल R है, इसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके केंद्र O से स्मॉल अक्ष दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक व्यास लेंगे MN, जिस पर लंबाई के अल्पांश ले लेंगे, इस पर लंबाई का अल्पांश है DL, इस पर लंबाई का अल्पांश है DL। इस DL लंबाई के अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB1। इस रेखा से ठीक लंबवत दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो dB1 इधर हो गया। इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है dB2, ठीक लंबवत दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्लियर। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है इसका परिमाण होता है समान, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समान। बायो सावर्ट के नियम से dB1 बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा, जो थीटा है वो अल्पांश और अभिष्ट दूरी के बीच का कोण होता है, जहां अल्पांश और अभिष्ट दूरी के बीच का कोण 90 है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r² प्लस अक्ष स्क्वायर के इक्वल होती है। अक्ष स्क्वायर के रूट के इक्वल होती है, जिसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो dB1 का मान समीकरण 1 के अकॉर्डिंग μ0 IDL/4π r² प्लस अक्ष स्क्वायर, और उसी तरीके से ही दूसरा जो अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB2 बराबर आ गया μ0 IDL/4π r² प्लस अक्ष स्क्वायर आ गया है। अब देखिए कि दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं dB1 और dB2, दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अलग अलग है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, इनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। इसका घटकों में वियोजन करने के लिए ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक का एंगल 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस रेखा से और इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता, मतलब 90 होता है। तो ये 90 माइनस थीटा तभी होगा जब ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार से ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा।
इसके घटकों में वियोजन देखेंगे, थीटा वाले डायरेक्शन में हो जाएगा db1 cos थीटा, इस डायरेक्शन में db1 sin थीटा। db2 को भी घटकों में वियोजित कर देते हैं, db2 cos थीटा, इधर db2 sin थीटा। db1 cos थीटा और db2 cos थीटा दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरक से घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि अक्ष से घटक db1 sin थीटा और db2 sin थीटा परिमाण में समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। यही मैंने लैंग्वेज में सब कुछ पुट किया है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में आ गई है, दो अल्पांशों की वजह से तो आ गई है db1 sin थीटा प्लस db2 sin थीटा 2 db1 sin थीटा। और यदि मैं बात करूं एक अल्पांश के कारण से, तो एक अल्पांश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी db1 sin थीटा। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र db बराबर db1 sin थीटा। तो db बराबर है म्यू 0 I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू हम डायग्राम की सहायता से निकालेंगे। देखिए मैं साइन थीटा की वैल्यू भी आपको बता दूं, डायग्राम की सहायता से हमारे पास में क्या आ जाएगी। इस डायग्राम से यदि आप साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब तो हो गया r बटे में कर्ण, तो कर्ण ये वाला होता है जो कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से जो साइन थीटा है वो है r बट्टे में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, जो कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है। ये हमें प्राप्त हो चुका है विद्यार्थियों। संपूर्ण कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई r तक। एक अल्पांश की वजह से तो ये था और टोटल की वजह से 0 से लेकर 2 पाई r तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू 0 I dl r बटे में 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3/2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो घात है वो तो एक घात यहां है, आधी यहां है, 3/2 हो जाएगी। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, dl अंदर रह गया। इस dl का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में रह गया l। देखो बाहर वाली राशि तो एज पड़ी है, इसका इंटीग्रेशन l हो गया। 0 से लेकर 2 पाई r तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे l की जगह अपर लिमिट 2 पाई r, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0। 2 पाई r यहां से पुट कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। b बराबर आ गया म्यू 0 I r स्क्वायर बटे में 2 अब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल n है तो इसको हम n से गुणा कर देंगे। विद्यार्थियों इसी क्वेश्चन 16वें के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक अथवा मिलने वाला है, सिमिलर इसी टाइप से ही अथवा मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने किया है, तो आप इसको भी समझ लीजिए कि देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक डायग्राम भी हमें पूछा है। पहले तो देखिए टोरॉइड समझ लीजिए क्या होता है। एक बेलनाकार नलिका होती है और उसके ऊपर विद्युत विरुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। यदि उसको मोड़कर वृत्ताकार रूप बना दें तो उसको हम कहते हैं टोरॉइड। इसे क्या कहा जाता है? टोरॉइड कहा जाता है, इसे हम टोरॉइड कहते हैं। अब देखिए ये जो टोरॉइड होता है इसमें हमने कंसीडर कर लिया कि फेरों की संख्या कैपिटल N है, कैपिटल I धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है और इसकी जो अक्ष है वो ये वाली अक्ष है। यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यहां पर इसके इस भाग में और यहां पर इसके जो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें और इसका बाहर वाला जो क्षेत्र है, इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। हमें ज्ञात करना है इसकी करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर का नियम लागू कर देंगे। एम्पियर का नियम हमें क्या कहता है? बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर का बंद समाकलन बराबर म्यू 0 समेशन I। यहां पर आप देखेंगे कि b और dl दोनों के बीच का कोण b भी इधर है और इसके ऊपर हम एक एम्पियर का बंद पथ लेंगे और उस एम्पियर के बंद पथ का जो अल्पांश है वो भी उसी दिशा में है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण से यहां पर b dl cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है।
देन हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल एन से पुट कर रहे हैं, जो कि कुल फेरों की संख्या बट्टे में कुल लंबाई, तो कैपिटल एन बट्टे में 2 पाई आर आ गया। एम्पीयर के बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराएं, तो देखिए एम्पीयर का जो बंद वक्र है उसमें से जितने भी वायर है सारी की सारी धाराएं गुजरेगी, तो समेशन आई बराबर एक वायर में से आई धारा बह रही है, एन यहां पर फेरे हैं तो एन आई यहां पर कुल धारा हो जाएगी। तो देखिए बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जिसको हमने बी डी एल पुट कर दिया, म्यू जीरो समेशन आई को एन आई लिख दिया, बी यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, डीएल रह गया है अंदर। अब देखिए इस बंद वक्र का बंद पथ की जो टोटल लंबाई है, उसकी वृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो टोटल जो लंबाई है वो है 2 पाई आर। तो बी बराबर आ गया म्यू जीरो एन आई अपॉन में 2 पाई आर, और कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर को हम स्मॉल एन पुट कर देंगे। तो यह आ गया किसी टोरॉइड की क्रोड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र वैल्यू। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 17वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन में n1 की व्युत्पत्ति कीजिए। एक रिलेशन होता है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए, और इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमने यहां पर कंसीडर भी कर लिया है विद्यार्थियों कि हमारे पास में ये एक गोलीय वक्र पृष्ठ है, ये जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक है n2, इसे हमने n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। इस वक्र पृष्ठ की जो रेडियस है वो है कैपिटल R, इस वक्र पृष्ठ की जो वक्रता केंद्र है वो है C। क्लियर। अब इसके बिंदु O और बिंदु P और C से गुजरने वाली एक हमने रेखा गुजारी है जिसको हम इसकी मुख्य अक्ष कह सकते हैं। यह है इसकी मुख्य अक्ष। इसकी मुख्य अक्ष पर हमने ले लिया एक बिंदु O, और इस बिंदु O से, ये जो बिंदु O है वो P से U दूरी पर है, इसकी बिंब दूरी U है। अब बिंदु O से हम एक प्रकाश किरण को यहां पर इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर आपतित करवा रहे हैं, तो ये वाली प्रकाश की किरण यहां से बिंदु M से टकराई और टकराने के पश्चात ही मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर जाकर मिलती है, तो बिंदु I पर O का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो है वस्तु O ऑब्जेक्ट, और ये है प्रतिबिंब I इमेज। क्लियर। यहां पर यदि हम अभिलंब खींचें तो अभिलंब है वो बिंदु M से और वक्रता के अंदर C से होकर गुजरता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण I हो गया, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य का कोण ये R हो गया है। डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया है तो इस डायग्राम में हमने 3 एंगल यहां पर आपको दिखाए हैं, tan MOP, MOP, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। तो ये वाली जो डिस्टेंस है M से हम इस मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे, तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि ये लगभग बिंदु P पर ही मिलता है, ये लगभग सीधा ही है। तो यहां पर tan MOP बराबर क्या आ गया, लंब बट्टे में आधार, लंब हो गया MP, आधार हो गया OP। इसी प्रकार से tan MIP, MIP, तो इसमें लंब हो गया MP, आधार हो गया PI, तो MP बट्टे में PI आ गया है। इसी प्रकार से tan MCP, अब की बार हमने ले लिया MCP, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें tan MCP तो लंब तो हो गया MP, आधार हो गया CP या PC। तो ये मैंने यहां पर tan MOP, tan MIP, tan MCP की तीनों की वैल्यू पुट कर दी। और जब देखो यहां पर ये जो एंगल है ना वो काफी छोटे एंगल बनेंगे, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा पुट कर देंगे। तो tan MOP को हमने लिख दिया कोण MOP, तो कोण MOP बराबर आ गया MP बट्टे में OP। इसी प्रकार से tan MIP बराबर आ गया कोण MIP बराबर MP अपॉन में PI। इसी प्रकार से तीसरा। तो ये हमारे पास में तीनों रिलेशन आ चुके हैं, ये आगे यूज में भी आएंगे विद्यार्थियों। अब यहां पर आप देखें कि ये जो कोण I है वो इस त्रिभुज का बहिष कोण है। तो इस ये वाला जो त्रिभुज
CM इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। तो कोई भी जो त्रिभुज है उसका बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो इस कोण और इस कोण का योग I के बराबर है। तो देखिए आपतन कोण जो I है वो MOP, ये वाला कोण MOP और MCP शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इसमें हम MOP और MCP का मान यहां से पुट कर देंगे। ये रहे हमारे पास में MOP और MCP के दोनों के मान रहे इक्वेशन नंबर 1 और 3 में। दोनों की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो I बराबर आ गया MP बटे में OP प्लस MP बटे में PC। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमें R की वैल्यू और याद करनी है। तो देखो R यहां पर देखेंगे ये वाला कोण R है। तो अब की बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला MIC। तो इसमें ये वाला जो कोण है ना वो इन शेष दो अंतः कोणों की योग के बराबर होगा। तो देखो ध्यान देना कि R प्लस दिस R, मैं यहां पर अब लिख रहा हूं कि ये जो कोण है वो इन दोनों, मतलब ये जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो इस कोण का जो मान है वो हमारे पास में है, ये तो मैंने लिख दिया R, फिर प्लस में लिख दिया M, कोण लिख दिया MIC, ये बराबर है कोण MCP के, क्योंकि इसका जो मान है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हमें R चाहिए तो इसको ले जाओ बराबर के उस तरफ, MIP के इक्वल आ गया। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। तो कोण R बराबर MCP माइनस में MIP और MCP इन दोनों की वैल्यू हम समीकरण 1, 2, 3 से पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, साइन I अपॉन में साइन R बराबर N2 बट्टे में N1। इस N1 को इधर गुणा कर दिया, साइन R को इधर गुणा कर दिया, तो ये आ गया। और जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन I को I, साइन R को हम R पुट कर देंगे। तो जब I और R पुट कर देंगे तो I की वैल्यू यहाँ पर अभी जो इक्वेशन नंबर हमने 5 में निकाली है, ये वाली जो I की वैल्यू है, ये जो R की वैल्यू है, वो इस इक्वेशन नंबर हम 7 में पुट कर देंगे। I और R दोनों की वैल्यू हम यहाँ हमने पुट कर दी है। तो पुट कर दी है तो देखो MP सब में आ रहा है, दोनों तरफ से कट जाएगा। N1 इससे गुणा होगा तो N1 अपॉन में OP, N1 अपॉन में PC, N2 अपॉन में PC माइनस में N2 अपॉन में PI। इस PC को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इस PI को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए, अब इसमें हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में PC प्लस में है, PI प्लस में है, जबकि OP माइनस में है। चिन्ह परिपाटी पुट करते ये हमारे पास में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, हम इसी क्वेश्चन के अथवा में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमें अथवा में हमें पूछा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाइए, इसकी कोणीय आवर्धन का सूत्र भी व्युत्पन्न कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दृष्टि मतलब न्यूनतम दूरी D पर बनता हो। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसमें पूछा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। वैसे ये हमारे कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा, काफी बड़ा डायग्राम है विद्यार्थियों। तो देख लीजिए कि ये हमारे पास में अभिदर्शक लेंस है। ये हमारे पास में कौन सा लेंस है, अभिदर्शक लेंस है। ये नेत्रिका लेंस है और इस अभिदर्शक से हमने कुछ दूरी पर वस्तु AB रख दी है। इस AB का प्रतिबिंब यहां पर A', B' प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रतिबिंब है जो अभिदर्शक के द्वारा बनता है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करता है। तो इसके लिए बिंब हो गया A', B' और इसके द्वारा जो फाइनली जो प्रतिबिंब बनता है वो ये बनता है A', B' के इक्वल बनता है। यहां से इस आंख को ऐसे लग रहा है कि ये प्रतिबिंब A', B' के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हो गया है इसका डायग्राम। इसके इस अभिदर्शक के लिए फोकस दूरी होगी यहां से यहां तक, ये इसका फोकस बिंदु हो गया FE और इसके लिए इसका फोकस दूरी हो गई यहां से यहां तक B' E के इक्वल। अब देखिए, मैंने यहां पर एक अन्य डायग्राम भी आपको दिखाया है कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो है अल्फा और जो इसकी दूरी है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी D के इक्वल है।
और ये है प्रतिबिंब ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा आंख पर बना जो कोण है उसको हमने लिखा है बीटा से दर्शन कोण कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास में बीटा अपॉन अल्फा, और जब कोण बहुत छोटा होता तो हम बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा पुट कर देंगे। देखो टेन बीटा और टेन अल्फा इन दोनों की वैल्यू हम इस डायग्राम की सहायता से लिखेंगे। तो देखिए टेन बीटा, तो टेन बीटा तो यहां से ये आ गया, टेन बीटा तो ए डैश बी डैश बट्टे में बी डैश ई आ गया, और टेन अल्फा तो यहां पर ए बी बट्टे में डी आ गया, क्योंकि इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। विद्यार्थियों यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको बताएंगे एक तरीका जिसकी सहायता से आप इस पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है डायग्राम से, उसको उठाकर हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसको 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, एम बराबर ए डैश बी डैश बट्टे में बी डैश ई बट्टे में ए बी बट्टे में बी डी, तो डी ऊपर चला जाएगा, बी डैश ई नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हमें प्राप्त होने वाली है। अब जो डायग्राम हमें दे रखा है ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास में समरूप त्रिभुज हैं, एक जैसे ही त्रिभुज हैं। तो ए डैश बी डैश बट्टे में ए बी, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे है समरूप। एक बार फिर से उस डायग्राम को आपको दिखा देता हूं, फिर उससे आप समझें। तो देखिए यहां से आप देखें ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान, ये कोण और ये कोण समान। तो दो कोण यदि समान होते हैं तो तीसरा कोण भी समान होता है, तत्पश्चात जो त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर हो गया बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह हम बी डैश ओ अपॉन में बी ओ पुट कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम चिन्ह परिपाटी लगा देंगे। चिन्ह परिपाटी भी डायग्राम को देखकर बी डैश ओ पॉजिटिव में, बी ओ नेगेटिव में, डी को माइनस में और बी डैश ई को माइनस में, यू ई के इक्वल आप डायग्राम देखकर आप चिन्ह परिपाटी लगा देंगे। तो चिन्ह परिपाटी लगा देंगे तो हमारे पास में आवर्धन क्षमता ये प्राप्त हो चुकी है। अब विद्यार्थियों हमें इसमें एक कंडीशन, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यही है, हमें एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आवर्धन क्षमता पूछी है कि जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो जब हम यूई को हम माइनस में यूई और वीई जो नेत्रिका है उसके लिए बिंब दूरी माइनस में यूई, हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी सहित नेत्रिका के लिए जो लेंस सूत्र है उसमें पुट कर देंगे। वीई तो है डी के इक्वल और यूई है माइनस यूई के इक्वल, तो 1/Fe का मान ये आ जाएगा और 1/UE का मान ये आ जाएगा। तो यहां से इसको डी से गुणा कर दे तो डी अपॉन में यूई बराबर डी अपॉन में Fe प्लस डी अपॉन डी 1 हो जाएगा। तो डी अपॉन यूई बराबर आ गया 1 प्लस डी अपॉन में Fe। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो डी अपॉन में यूई है उसके स्थान पर 1 प्लस डी अपॉन में Fe पुट कर देंगे, देन हमारे पास में ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये था 17वां क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवृत्तियों के दो आपतित विकिरणों के लिए प्राप्त विद्युत धाराओं का संग्रही पट्टिका के साथ ग्राफ खींचिए। और इसमें तीसरा पार्ट हमें पूछा है कि धातु का कार्यफलन इतना है तो उसकी दहली आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की जो घटना है उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है कि धातु के पृष्ठ के ऊपर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हमें और पूछा है इसके बी पार्ट में
कि विद्युत धारा और संग्राहक पट्टिका के मध्य ग्राफ खींचिए जब आवर्ती भिन्न भिन्न हो। तो हमने एक तरफ ले लिया प्रकाश विद्युत धारा, दूसरी तरफ ले लिया है हमने विभवांतर, और अलग अलग आवर्ती के लिए। तो देखिए तीव्रता समान होनी चाहिए, आवर्ती अलग अलग होनी चाहिए। तो आवर्ती जब आप बढ़ा देंगे तो इस तरीके से हमारे पास में निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। ये हमारे पास में निरोधी विभव V01, ये V02 है। अलग अलग आवर्ती के ऊपर निरोधी विभव का मान भी अलग अलग होता है। ये हमें ग्राफ बनाना है। तो विद्यार्थियों ये 3 अंक का क्वेश्चन है, इसमें 3 छोटे छोटे पार्ट पूछे गए हैं, तीनों को अलग अलग सुस्पष्ट तरीके से आपको करना है। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। कार्यफलन का मान हमें दे रखा है ये 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, जबकि हमें न्यू नॉट पूछा है, दहली आवर्ती पूछी है, जो कि फाइ नॉट अपॉन में एच के इक्वल होगी। फाइ नॉट की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है। इसके अंदर इसका भाग 2 बार में, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 0.8 बार में। ये जब घात ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में 15 रह जाएगी, और 1 0 यहां पर लगा देंगे तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। एक समान आवर्ती व भिन्न भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टिका विभव के साथ ग्राफ खींचिए। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग धैर्य की भी गणना कीजिए। हमें सबसे पहले इसमें निरोधी विभव की डेफिनेशन देनी है कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम एक बैटरी से एक निर्वातित नलिका को जोड़ते हैं जिसमें 2 पट्टिकाएं लगी होती है, और उनके ऊपर जब हम वोल्टेज धनात्मक ऋणात्मक लगाते हैं तो ऋणात्मक वोल्टेज का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, तो उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं, अंतक विभव कहा जाता है। हमें इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि एक समान आवर्ती समान है बट तीव्रताएं भिन्न भिन्न है, तो धारा और संग्राहिका पट्टिका विभव, हमें धारा और आरोपित विभव संग्राहिका पट्टिका विभव के बीच में ही ग्राफ खींचना। अब की बार आवर्ती समान है लेकिन तीव्रताएं अलग अलग है। तीव्रता बढ़ा देंगे तो धारा बढ़ जाएगी, जो संतृप्त धारा है वो बढ़ जाएगी। हालांकि निरोधी विभव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब हमें इसके जो तीसरा जो पार्ट है उसमें जो हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में पूछा है कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हमें 100 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किसी इलेक्ट्रॉन के लिए होती है 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में v का मान है 100 का अंडरूट जब निकालेंगे तो आ गया 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों ये था सेक्शन सी। अब हम सेक्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंक के होंगे। इनमें भी हमें अथवा में क्वेश्चन मिलने वाला है काफी अच्छा। जो 19वां क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपको पहले चैप्टर से ही मिलने वाला है, और लगता है कि गाउस के नियम और विद्युत ध्रुव के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। हो सकता है हूबहू ये का ये क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आ जाए। 19वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत ध्रुव को परिभाषित कीजिए। विद्युत ध्रुव के कारण से उसके विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। हमें विद्युत ध्रुव के विषुवतीय तल मतलब निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, साथ में हमें विद्युत ध्रुव को परिभाषित भी करना है। तो सबसे पहले आप देखिए विद्युत ध्रुव की डेफिनेशन कि ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं विद्युत ध्रुव है। कि 2 आवेशों का समूह होना चाहिए जिन पर आवेशों की प्रकृति तो होनी चाहिए विपरीत और परिमाण होना चाहिए समान, तो उस निकाय को हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत ध्रुव के विषुवतीय तल पर अर्थात निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए देखिए हमने एक डायग्राम आपके सामने रखा है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एक धनावेश और ऋणावेश का समूह है जिसको हम विद्युत ध्रुव कह रहे हैं। इसका केंद्र O है। केंद्र से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो A है, और इसके केंद्र O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो देखिए प्लस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E1, माइनस क्यू जो चार्ज है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2। और इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो मान है वो भी आप यहां पर देख लेंगे, फिर हम उनका परिणामी मान ज्ञात कर लेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण से, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्यू के बट्टे में आर स्क्वायर। तो क्यू के क्यू बट्टे में आर यहां पर हो जाएगा इस आवेश से यहां तक की दूरी, जो कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के इक्वल होगी। तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण से, इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के पास की ओर होती है, धनावेश से दूर की ओर होती है। तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में दूरी का वर्ग, तो दूरी यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के बराबर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों का जो परिमाण है वो समान है। हमें कोस थीटा की आगे जरूरत पड़ेगी, जो कि वैल्यू मैंने यहां पर ही निकाल दी है, आधार बट्टे में कर्ण। तो यहां पर आधार तो है ए, कर्ण यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के इक्वल है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है E1 और E2 ये परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को ही घटकों में वियोजित कर देंगे। घटकों में वियोजित कर देंगे तो E1 का इस डायरेक्शन में घटक E1 cos थीटा, इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 का अक्षीय दिशा में घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और इस दिशा में हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण से ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि अक्षीय घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाएंगे, और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अक्षीय दिशा में होगी। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। E2 cos थीटा भी E1 cos थीटा के इक्वल है, तो E बराबर आ गया 2E1 cos थीटा। E1 का मान यहां पर पुट कर देंगे, 2 AZD पड़ा है। E1 का मान है के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, cos थीटा का मान है ए बट्टे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के इक्वल। यहां पर इनके घातों को जोड़ लेंगे तो घात आ गई 3/2। देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया के, क्यू इंटू 2a को लिख दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के इक्वल। और जब r का मान बहुत बड़ा है a की तुलना में, तो a स्क्वायर को हम नगण्य मानकर यहां पर छोड़ देंगे। r स्क्वायर की घात आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की घात यहां पर आ जाएगी 3। तो E बराबर आ गया है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बट्टे में r क्यूब। किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। अब हमें देखिए अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक डायग्राम भी बनाना है। ये जो क्वेश्चन है वो गाउस के नियम पर आधारित हो गया है। विद्यार्थियों हम आपको बता दें, गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। 3 अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग अवश्य ही पूछा जाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछा है विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। देखिए इन क्वेश्चंस को आप गौर करके देखेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देनी है, आवश्यक चित्र भी बनाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी फाइंड आउट करना है। तो जो 4 अंक होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं एक्चुअल में। अब आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले हमें पूछा है विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, जो कि क्या होती है, फॉर्मूला होता है F बटे में Q। Q का मान यदि हम 1 ले लें तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब गाउस के नियम का उपयोग करते हुए समावेशित अनंत लंबाई के समावेशित सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें एक डायग्राम बनाना है। हमने ये ले लिया एक अनंत लंबाई का सीधा धनावेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा ले लिया, और इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस का नियम लगाने की खातिर हम बिंदु P से गुजरने वाले एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने यहाँ पर परिकल्पना कर ली है, और इस गाउसीय पृष्ठ को बेलनाकार लिया जिसकी लंबाई L है। इसके अंदर 3 फलक हैं, एक ऊपरी वृत्ताकार फलक जिसको हमने S1 नाम दिया है, निचला वृत्ताकार फलक जिसको हमने S2 नाम दिया है, और एक वक्राकार फलक जिसको हमने S3 नाम दिया है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस आवेश से दूर की ओर होती है, तो इस फलक के ऊपर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होंगे, और S1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, S3 के ऊपर भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। तत्पश्चात इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश लैम्बडा बराबर होता है आवेश बटे में लंबाई, तो आवेश बराबर आ गया लैम्बडा इंटू लंबाई। लंबाई इस गाउसीय पृष्ठ की L है, तो इसमें मौजूद जो आवेश है लैम्बडा इंटू L के इक्वल होगा। अब हम लगा देंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम हमें क्या कहता है विद्यार्थी, देखिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद समाकलन बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस बंद पृष्ठ को हम तीन टुकड़ों में तोड़ देंगे, S1 S2 तथा S3 में। ये S1 S2 और S3 तीनों की योग के बराबर। तो ये एक जो इंटीग्रेशन था, बंद इंटीग्रेशन था, यहाँ पर जो जीरो आप देख रहे हैं ये हटा दिया। अब हमने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया S1 S2 तथा S3 में। समेशन क्यू के स्थान पर लैम्बडा L पुट कर दिया है। S1 के ऊपर E और DS के बीच का कोण 90, S2 के ऊपर भी E और DS के बीच का कोण 90, S3 के ऊपर E और DS के बीच का कोण 0। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 का वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारे पास में E ds का इंटीग्रेशन लैम्बडा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर बात करेंगे, देखिए जो E है उसको हमने ले लिया बाहर, S3 के अंदर में रह गया ds लैम्बडा इंटू L बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ds है इसका जो कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2 पाई RL, जो कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ यदि ऊंचाई h होती है तो 2 पाई RH से हम पुट करते आए हैं, तो यहां से L कैंसिल हो गया, E बराबर आ गया है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो विद्यार्थियों ये आ चुका है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। व्यंजक किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन में R भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर E और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। और इस मॉडल प्रश्न पत्र का जो अंतिम क्वेश्चन है वो अब देख लीजिए विद्यार्थी। हम आपको बता दें कि हम आपको देंगे एक हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर, जिससे आप इस प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप WhatsApp नंबर नोट करें 9460239358। आप इन्हीं नंबर पर WhatsApp करके इस प्रश्न पत्र के हल की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप इस प्रश्न पत्र की PDF को सोल्व करके देखकर बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। 4 अंक का ये भी क्वेश्चन है। दिष्टकरण क्या है, ये 1 अंक का है। परिपथ चित्र बनाकर परिपथ चित्र 1 अंक का है। दिष्ट कार्य की कार्य विधि को हमें समझाना, ये भी 1 अंक का है। और निवेशी और निर्गत वोल्टता के तरंग प्रतिरूप को लिखिए, ये भी 1 अंक का है। तो ये जो क्वेश्चन 4 अंक का होता है वो 1-1 अंक के छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में टूटा होता है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक एक पार्ट्स को आप एक एक करके, जो पहले पूछा है उसका पहले आंसर देना है। देखिए सबसे पहले दिष्टकरण पूछा है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम दिष्ट वोल्टता में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम दिष्टकरण कहते हैं। हमें इसमें पूछा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो परिपथ चित्र है वो क्या होता है समझ लीजिए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। ऐसा दिष्टकारी होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों को पूर्ण रूप से दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। इसमें विद्यार्थियों 2 कुंडलियां होती है, P1 P2 एक कुंडली, S1 S2 दूसरी कुंडली। इनमें पहली कुंडली के सिरों के ऊपर हम एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत लगा देंगे, और दूसरी कुंडली के सिरों के ऊपर 2 डायोड D1 तथा D2 लगा देंगे, और इस कुंडली के मध्य भाग से हम एक तार जोड़ेंगे, और इन दोनों डायोडों के N सिरों के मध्य हम एक लोड प्रतिरोध RL संयोजित कर लेंगे। मैं देखिए इसकी जो कार्यविधि है वो भी आपको यहीं पर समझा देता हूं कि जब हम पहला अर्धचक्र लेते हैं तो ये जब ऋणात्मक ले लें, ये धनात्मक, देखो समझना, ये ऋणात्मक, तो ये अनोन्य प्रेरण के कारण से इसके अंदर भी, दूसरी कुंडली के अंदर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक, तो ये जब धनात्मक होगा तो डायोड D1 अग्र बायस में, ये ऋणात्मक होगा तो ये डायोड D2 पश्च बायस में। पहले धनात्मक आधे चक्कर में ये
अगर बायस में होगा, ये पश्च बायस में होगा, पश्च बायस में होगा तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा, और ये काम करेगा तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी। ये मैंने कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा दिखाया, ऐसे धारा आएगी, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित होगी पहले आधे चक्कर में। पहले आधे चक्कर में धारा ऐसे प्रवाहित होगी। लोड प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है जिसके सिरों पर हम निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर लेंगे। दूसरे आधे चक्कर में क्या होगा, ये तो हो जाएगा धनात्मक, ये ऋणात्मक। ये जब धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। ये धनात्मक होने की वजह से डायोड D2 अग्र बायस में, D1 पश्च बायस में, ये काम नहीं करेगा। ये अग्र बायस में है तो इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे। एक बार देख लीजिए, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा। और यहां पर मैंने ये डॉटेड एरो का निशान दिखाया है। ऐसे धारा जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होने वाला है। तो पहले धनात्मक अर्ध चक्कर के अंदर धारा ऐसे जाने वाली है और दूसरे धनात्मक अर्ध चक्कर के अंदर धारा ऐसे जाने वाली है। हालांकि जो लोड प्रतिरोध है उसमें से धारा की दिशा सेम रहने वाली है, एक ही दिशा में विद्युत का प्रवाह होने वाला है। अब विद्यार्थियों, इससे जो हमें निर्गत संकेत प्राप्त होने वाले हैं वो इस तरीके के प्राप्त होने वाले हैं। निवेशी संकेत आपने ये लगाया, प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत लगाया। पहले आधे चक्कर में सिर्फ डायोड D1 काम करता है, तो ये लगाया तो ये मिल गया, ये लगाया तो ये मिल गया, ये लगाया तो ये मिल गया। ऋणात्मक वाला इसमें से, दूसरे आधे चक्कर में इसमें से गुजरता नहीं है। दूसरे आधे चक्कर डायोड D2 पर से गुजरता है। जब ऋणात्मक लगाते हैं तो भी इस पर धनात्मक ही प्राप्त होता है, क्योंकि लोड प्रतिरोध के सिरों पर एक ही दिशा में विद्युत का प्रवाह होता है। इस तरीके से हमें D1 तथा D2 के ऊपर निर्गत संकेत प्राप्त होंगे और परिणामी जो लोड प्रतिरोध के सिरों पर परिणामी जो संकेत है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप समझ लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में भी 14 चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, 4 अंक का मिलेगा, उसमें अथवा भी आपको मिलने वाला है। समझ लेंगे यहां पर भी कि पीएन संधि डायोड के पश्चदेशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि डायोड की पश्चदेशिक बायसिंग में अभिलाक्षणिक वक्र, देखो हमें क्या क्या पूछा है, पश्चदेशिक बायस क्या होता है और पीएन संधि डायोड के पश्चदेशिक बायसिंग में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपथ चित्र पूछा है, कार्य विधि पूछी है और पश्चदेशिक बायस में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र भी पूछा है। पहले तो हम बता दें कि पश्चदेशिक बायस होता क्या है। तो पश्चदेशिक बायस के अंदर क्या होता है, पीएन संधि डायोड का जो पी भाग होता है उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के यदि धन टर्मिनल से जोड़ दें तो उस बायस को हम पश्चदेशिक बायस कहते हैं। और पश्चदेशिक बायस का जो परिपथ चित्र है वो देख लीजिए। पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से, एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया। और अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए इस डायोड के समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे और इसके श्रेणी क्रम में हम एक माइक्रो एमीटर जोड़ देंगे। यहां पर धारा नियंत्रक वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज में लेते हैं। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहां से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो पश्च बायस के अंदर प्रारंभ में धारा न के बराबर प्रवाहित होती है। तो देखिए इसकी कार्यविधि को आप समझेंगे, मैंने यहाँ पर पुट भी कर रखा है, आप देख भी लीजिए कि जब पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में संयोजित करके पश्च वोल्टता को बढ़ाते हैं तो नगण्य धारा का प्रवाह होता है। जब निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है तो इस पश्च वोल्टता को हम भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं। धारा में अचानक वृद्धि का जो मेन कारण है वो ये होता है कि संधि क्षेत्र में कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है तथा धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है। विद्यार्थियों, पश्चदेशिक अभिलाक्षणिक वक्र इस प्रकार का होता है। पश्च वोल्टता हमने इधर ली है, पश्च धारा हमने इधर ली है। जो पश्च धारा है वो माइक्रो एम्पीयर की रेंज में और पश्च वोल्टता है वो वोल्ट की रेंज में 10, 20, 30, 40 वोल्ट इस तरीके से लेंगे और ये है माइक्रो एम्पीयर की रेंज में। प्रारंभ में धारा बहुत कम और एक निश्चित पश्च वोल्टता के ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। भंजन वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो ये था हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, जो हमने आपको एक एक करके एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझाया है। थोड़ा जल्दबाजी में समझाया है, इसलिए हम इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने आपको इस वीडियो के मध्य में बता दिया है कि पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमने आपको इस वीडियो के मध्य में बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको इस प्रश्न पत्र में से भी
5-6 अंक के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको कर लेंगे, समझ लेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे ही हमारे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किए हुए मॉडल प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।